हेलो स्टूडेंट, ज्ञान दृष्टि की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो ये मेरा सेशन है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए गॉस थ्योरम को पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्योंकि इससे पहले जितने भी हम लोगों ने लेक्चर लिए हैं, उसमें ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग कूलॉम्स लॉ से ही निकाल रहे थे। लेकिन कभी-कभार कुछ ऐसी बॉडी आपको मिलेंगी, चार्ज्ड बॉडी, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कूलॉम्स लॉ से निकाल पाना थोड़ा-सा टफ हो जाएगा, ठीक है ना? आप आसानी से उस लॉ को नहीं लगा पाएँगे। तो इसलिए हम लोग ना गॉस थ्योरम को पढ़ेंगे जिससे कि ये लॉ आप लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप लोग इजीली से निकाल सको, ठीक है? तो चलिएगा चैप्टर नेम डाल देते हैं अपना। चैप्टर होगा 3 और नेम है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, ठीक है? हम लोग गॉस थ्योरम को पढ़ेंगे आज यहाँ पर और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका हम लोग देखेंगे कि कैसे फील्ड इंटेंसिटी निकाली जा सकती है किसी भी चार्ज्ड बॉडी की, ओके? अब देखिए होता क्या है गॉस थ्योरम में। गॉस थ्योरम में सबसे पहले फ्लक्स की बात की जाती है, तो सबसे पहले हम लोग फ्लक्स जान लेते हैं क्या होता है। देखो ज़रा, फ्लक्स हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम केवल फ्लक्स की बात कर रहे हैं। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स बच्चे किसी भी चीज़ का हो सकता है या वाटर का हो सकता है या एयर का हो सकता है या किसी भी मटेरियल का हो सकता है जो कंटीन्यूअसली फ्लो कर रहा है, ठीक है ना? ऐसे मटेरियल्स जो कंटीन्यूअसली फ्लो कर रहे हैं तो उसका हम लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं। जैसे वाटर, वाटर अगर फ्लो कर रहा है और वाटर का फ्लक्स पता करना है तो वो किसी भी एरिया को परपेंडिकुलरली कितना अमाउंट वाटर का क्रॉस कर रहा है वो अमाउंट ही उसका फ्लक्स होगा, ओके? ऐसे ही अगर मैं बात करूँ विंड, एयर, एयर जब फ्लो करती है तो वो किसी भी एरिया को जैसे फॉर एग्जांपल ये एयर फ्लो कर रही है, ठीक है ना? और ये एयर सपोज इस एरिया को परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही है तो कितना इसका अमाउंट इसका परपेंडिकुलर एरिया को क्रॉस कर रहा है वो इस एयर का फ्लक्स होगा। पर सेकंड के लिए निकाल सकते हैं या कुछ टाइम इंटरवल के लिए निकाल सकते हैं फ्लक्स, ठीक है ना? ऐसे ही जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर देखा जाता है, ठीक है ना? हम लोग देख लेते हैं कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है? तब इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपको मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में, फील्ड लाइंस ऐसे ट्रैवल करती हैं। ये लाइंस का कितना नंबर किसी सरफेस से क्रॉस हो रहा होता है, वो नंबर ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ओके? अब इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का जो मेथड है वो गॉस साहब ने दिया था, ठीक है ना? उसी को हम लोग गॉस थ्योरम बोल देंगे। क्योंकि फ्लक्स को भी हम लोग जो बेसिक या फंडामेंटल फॉर्मूला होता है उससे निकाल पाना थोड़ा टफ हो जाता है कभी-कभार कुछ बॉडी के लिए, ठीक है ना? तो चलिएगा अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं इस फर्स्ट चैप्टर में। चलो पेपर ले लेते हैं, हेडिंग डाल देते हैं। क्या होगी हेडिंग? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है? हमने क्या बताया बच्चे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फील्ड लाइंस का नंबर होता है, ठीक है ना? अब देखो कैसे हम एक ज्योमेट्री ले ले रहे हैं यहाँ पर। सपोज एक आर्बिट्रेरी कोई भी बॉडी ले ली और इस पे कोई चार्ज है। क्या है? या सपोज ये कोई भी बॉडी है और यहाँ से फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही हैं, ऐसे क्रॉस कर रही हैं। ठीक है? ये कोई फ़ील्ड लाइन्स क्रॉस कर रही है और ये जिस सरफ़ेस को क्रॉस कर रही है इसका जो नॉर्मल है, इसकी डायरेक्शन है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, डायरेक्शन बना लीजिएगा। सपोज़ ये जो सरफ़ेस है, इसकी डायरेक्शन है इधर की तरफ, इधर की तरफ। ये हो गया डीएस की डायरेक्शन और ये हो गया फ़ील्ड लाइन्स की डायरेक्शन, ठीक है ना? तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फ़ील्ड लाइन्स और सरफ़ेस के जो नॉर्मली क्रॉस करती हैं इनका रिजल्टेंट ही फ्लक्स आएगा। अब देखो कि ये कैसे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई भी बॉडी है और इससे ये फ़ील्ड लाइन्स ऐसे क्रॉस कर रही हैं और हम आपसे नॉर्मली क्रॉस कर रहे हैं। हम आपसे फ्लक्स पूछ दें कि कितना होगा फ्लक्स तो आप कितना कहोगे 3। कितनी नंबर ऑफ फ़ील्ड लाइन्स है? 3 लाइन्स हैं, ठीक है ना? ऐसे कभी-कभार डायग्राम देके भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि नंबर ऑफ फ़ील्ड लाइन्स दे दी जाए, ठीक है ना? और आपको टोटल फ्लक्स पूछ दिया जाए। ओके, एक और इम्पोर्टेंट बात, टोटल फ्लक्स की जब बात होती है तो वहां पर इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स दोनों ही ध्यान दिए जाते हैं। देखिएगा जो फ्लक्स इनकमिंग होता है
परपेंडिकुलर ही आने वाला काउंट होगा। और अगर कोई फ्लक्स परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है तब क्या करोगे? कुछ नहीं भाई, उसमें से प्रोजेक्शन ले लीजिए, कितना प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर आ रहा है। सपोज़ ये देखो, ये सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो आपका एरिया होता है, डीएस। डीएस की डायरेक्शन किधर है? इस सरफेस के परपेंडिकुलर। लेकिन ये वाला फ्लक्स आपका कुछ एंगल पर जा रहा है, थीटा एंगल पर। अब आप कहोगे सर इसका फ्लक्स तो है ही नहीं, क्योंकि आपने कहा था नॉर्मली जाना चाहिए, ये तो कुछ एंगल पे जा रहा है। तो भाई एंगल इसका निकाल लो ना, इधर प्रोजेक्शन कितना होगा? यानी कि ई कॉस थीटा जो फ्लक्स होगा या जो फील्ड लाइंस होगी वो डीएस डायरेक्शन में जा रही होंगी, क्योंकि ई का डीएस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कितना होगा? ई कॉस थीटा। ठीक है ना? इसको आप याद रखोगे। तो देखिएगा डेफिनिशन बाद में, पहले तो इसको ना समझ लो कितना होता है। हमने क्या बताया? फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलर क्रॉस करती हैं, उनका नंबर या उनका अमाउंट होता है, उनका नंबर कितना क्रॉस कर रहा है किसी सरफेस एरिया को परपेंडिकुलर। लेकिन अगर वो किसी एंगल पर क्रॉस करे, तो ये देख लो कितना प्रोजेक्शन क्रॉस कर रहा है उस सरफेस एरिया को नॉर्मली। ठीक है ना? नॉर्मली का क्या मतलब होता है? नॉर्मली का क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल, या डायरेक्शन ऑफ द एरिया। एरिया की डायरेक्शन या सरफेस की डायरेक्शन ही नॉर्मल होती है। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइंस नहीं थी, केवल ये 3 लाइन्स थी। तब आप क्या कहोगे? फ्लक्स सर कितना क्रॉस हो रहा है इस बॉडी से? 3। लेकिन अगर 3 लाइन्स नॉर्मली आ रही हो और 3 लाइन्स जा रही हो, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। यानी कि इनकमिंग फ्लक्स आपका नेगेटिव होता है और आउटगोइंग फ्लक्स आपका पॉजिटिव होता है। जो नेट फ्लक्स आता है वो इनका अलजेब्रिक सम होके ही आएगा। ठीक है ना? क्योंकि ये आपका स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए अलजेब्रिक सम करेंगे यहाँ पर। ओके? अब देखो हम लोग यहाँ पर डेफिनिशन लिख ले रहे हैं। नेक्स्ट पेज पर लिख ले रहे हैं, इसको डिफाइन कर ले रहे हैं। डेफिनिशन, डेफिनिशन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ द सरफेस। ठीक है ना? यानी किसी भी सरफेस को नॉर्मल क्रॉस करने वाली फील्ड लाइंस का नंबर होता है। ठीक है ना? तो चलिएगा लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is the number of is the number of electric electric line of force which is crossing, या कॉमा कर लो, कॉमा, crossing to the surface, to the surface at its normal direction, normal direction। ठीक है ना? देखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कॉमा क्रॉसिंग टू द सरफेस एट इट्स नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है ना? जो सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में फील्ड लाइंस का नंबर क्रॉस करेगा, उनका नंबर ही फ्लक्स होता है। ठीक है ना? अब इसको कैसे लिखते हैं? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी ध्यान रखिएगा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है? अब देखो, यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी डेफिनिशन निकाल लेते हैं। कैसे? इसकी डेफिनिशन सॉरी, डेफिनिशन के अकॉर्डिंग इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, कितना आएगा। देखो, एक ज्योमेट्री बना लेते हैं यहाँ पर। हमने अभी जो बनाई थी ना, वही ज्योमेट्री। ये कोई आर्बिट्रेरी ज्योमेट्री बना ले रहे, ये ऐसे कोई आर्बिट्रेरी कोई ज्योमेट्री बना ले रहे हैं। ठीक है ना? किसी भी टाइप का ले लो। और सपोज इसका जो एरिया है, सरफेस एरिया भी बना लो किसी भी पॉइंट पर। ये हो गया इसका सरफेस एरिया। ठीक है ना? और सपोज इसकी डायरेक्शन है ये क्या होगा? डीएस वेक्टर। ठीक है ना? मतलब सरफेस एरिया की डायरेक्शन इधर जा रही है। ठीक है? नॉर्मल ही उसकी डायरेक्शन होता है। और नॉर्मल क्या होता है? किसी भी सरफेस का नॉर्मल, उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो वही नॉर्मल होता है। जैसे अगर ये बोर्ड है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर की तरफ होगी। ठीक है ना? और ये अगर हाथ ऐसे रखा जाए तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है ना? अगर सीलिंग की बात करें तो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो किसी भी सरफेस का नॉर्मल ही उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है ना? उसके एरिया की भी डायरेक्शन होती है। ठीक है?
अब अगर इस पर फील्ड लाइंस देखी जाए, सपोज इस वाली बॉडी से फील्ड लाइंस ऐसा निकल रहा था कोई भी ई फील्ड लाइंस, यानी कि फील्ड की इंटेंसिटी जो थी वो इधर की डायरेक्शन में जा रही थी और इनके बीच में जो एंगल आ रहा था वो कितना है, थीटा। हमने क्या कहा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, फील्ड लाइंस का सरफेस एरिया की डायरेक्शन में कितना अमाउंट आ रहा है, यानी कि ई का इधर कंपोनेंट कितना होगा, ई का इधर कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा। आपको पता है ना, ई का अगर इधर प्रोजेक्शन लेंगे तो कितना होगा, ई कॉस थीटा, ठीक है ना। अब जो इनका रिजल्टेंट आएगा ई कॉस थीटा और डीएस, ठीक है ना, इनका जो टोटल वेटेज आएगा वही क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर टोटल वेटेज ही आपका फ्लक्स होगा, फाई इक्वल टू द ई कॉस थीटा इंटू डीएस, ठीक है ना। आप कॉस थीटा उधर लिख लो, ई डीएस कॉस थीटा हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू द ई डीएस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब आप ई और डीएस ये दोनों ही वेक्टर हैं, फील्ड लाइंस की भी वेक्टर होती हैं, ये भी बच्चे वेक्टर है और डीएस भी वेक्टर होता है, तो ई और डीएस के बीच में कॉस एंगल आ रहा है, तो आप क्या करोगे, ई डॉट डीएस को आसानी से लिख सकते हो डॉट प्रोडक्ट में। तो चलो अब इसको लिख लेते हैं डॉट प्रोडक्ट में ना, ई सॉरी फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू द ई डॉट डीएस वेक्टर के फॉर्म में लिख दीजिएगा। इंटीग्रल लगा दो अगर पूरे सरफेस के लिए चाहिए, जैसे अगर पीछे मैं देखूं, यहाँ पर देखो कंप्लीट सरफेस के लिए चाहिए होगा तो इंटीग्रल लगा दो, क्योंकि ई डीएस ये केवल इतने सरफेस एरिया का ही फ्लक्स आया, अगर पूरे सरफेस के लिए चाहिए होगा ना तो क्या लगा देंगे इंटीग्रल लगा देंगे, ठीक है ना। ये तो आ गया आपका फ्लक्स की डेफिनेशन हो गई, ओके। अब गॉस थ्योरम वाले चैप्टर में फ्लक्स पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो गॉस साहब ने बात की थी वो फ्लक्स निकालने का तरीका ही बताया था, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आ गया है, उसकी डेफिनेशन हो गई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना टू टाइप से होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप के होते हैं, टू टाइप से होते हैं, यहीं पर लिख ले रहे हैं। एक हो जाता है आपका निगेटिव फ्लक्स, निगेटिव फ्लक्स, और एक साइड हो जाता है आपका पॉजिटिव फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स, ठीक है ना। देखो बच्चे नेगेटिव फ्लक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिंक बोल देते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं, सोर्स। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। ये क्यों आता है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। और आपको पता है ना नेगेटिव चार्ज फील्ड लाइंस का सिंक ही होता है, क्योंकि आपको कूलॉम्स लॉ में भी बताया है। और ये क्यों आता है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो आप लोग सीधा समझ जाइएगा कि वहां पर सोर्स बन रहा होगा फील्ड लाइंस का, और वहां पर जो भी फ्लक्स आएगा उस बॉडी से अटैच्ड वो कैसा होगा, आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। कैसा होगा, पॉजिटिव फ्लक्स होगा। निगेटिव चार्ज बॉडी है तो वहां सिंक बन रही होगी, मतलब इनफाइनाइट से या कहीं से भी फील्ड लाइंस आकर वहां पर क्या हो रही होंगी, टर्मिनेट हो रही है। जिस पॉइंट पर फील्ड लाइंस या कोई भी बॉडी या कोई भी मटेरियल टर्मिनेट होता है तो उसको हम लोग सिंक बोल देते हैं। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर सपोज अगर मैं ओशियन में हूँ, अपना शिप लेके अगर ओशियन में जा रहा हूँ अपना शिप लेके, तो वहां पर अगर कोई बहुत बड़ा पानी में एक गड्ढा सा बन जाए नीचे की तरफ, तो वहां क्या होता है, पानी पूरा ऐसे जाने लगता है, ठीक है ना। राउंड राउंड घूमता हुआ पानी नीचे जाने लगता है, तो वो एक सिंक का काम करता है, ठीक है ना। सिंक बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जो ओशियन में जो शिप चलते हैं उनके लिए सिंक अगर कहीं पर दिख जाता है तो वो वहां से ना साइड ले लेते हैं। अगर सोर्स बन रहा होगा वो भी खतरनाक होता है, लेकिन सोर्स से फिर भी बचना आसान है, क्योंकि सोर्स तो पानी को ओरिजिनेट कर रहा होगा, तो उससे ना थोड़ा-सा कहने का मतलब शिप पर थोड़ा ही नुकसान होगा, ऐसे धक्का लगेगा और साइड से निकल लेंगे। लेकिन सिंक क्या करता है, वो खींच लेता है चीज़ों को, ठीक है ना? ऐसे ब्लैक होल भी एक सिंक होता है, ठीक है ना? आपके मटेरियल को खींच लेता है। वैसे ही हम लोगों ने बात किया है जो जो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज एक सिंक का काम करेगा, किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के लिए, और ये जो फ्लक्स आता है वो नेगेटिव फ्लक्स होता है ऐसे नेगेटिव चार्ज से। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का ठीक उल्टा होता है नेगेटिव चार्ज का, ठीक है। तो फ्लक्स टू टाइप से हो गए। अब फ्लक्स होता क्या है ये तो मैंने बता दिया है, लेकिन कभी कभार कोई भी चार्ज बॉडी का शेप ऐसा होता है जिसका सरफेस एरिया निकाल पाना थोड़ा टफ होता है। जैसे आप देख लो, फ्लक्स को निकालने के लिए फील्ड की इंटेंसिटी होना बहुत जरूरी है सभी पॉइंट पर, और सरफेस एरिया। लेकिन अगर कोई फ्लक्स ऐसा है इर्रेगुलर शेप में है
और कोई चार्ज यहाँ पर रखा है इसके सेंटर पर, या सेंटर नहीं मानो यहाँ रखा है, सेंटर तो पता ही नहीं होगा ना। अब इसके किसी भी पॉइंट पर जब हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो अलग-अलग आएगी। यहाँ होगा सपोज़ E1, यहाँ होगी E2, यहाँ E3, यहाँ E4 क्यों? क्योंकि जो चार्ज रखा है उसकी सरफेस से डिस्टेंस जो है वो इक्वल इक्वल नहीं है। इक्वल इक्वल ना होने की वजह से इंटेंसिटी अलग-अलग आएगी। अब आप कितना इंटीग्रल करोगे इस पूरे सरफेस के लिए? ऐसे तो इनफाइनाइट टाइम्स इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है ना? कहाँ से लिमिट लेके आओगे तो थोड़ा-सा टफ हो जाता है इस फॉर्मूले से फ्लक्स निकाल पाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर इस टाइप की बॉडी मिल गई तो टफ हो जाएगा। लेकिन अगर रेगुलर बॉडी है जैसे सपोज ये एक स्फीयर है और इसके सेंटर पर चार्ज दिया गया तो फील्ड लाइंस सब एरिया पर पूरे एरिया पर सभी पॉइंट पर फील्ड लाइंस कांस्टेंट होंगी। तो इस बॉडी के लिए तो आपको फ्लक्स निकालना थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि सरफेस एरिया एक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट का सरफेस एरिया अलग होगा क्योंकि यहाँ पर फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी अलग है तो इस पॉइंट का फ्लक्स अलग हो जाएगा। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, लिमिट भी लगाओगे तो भी थोड़ा सा टफ पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अब क्वेश्चन ये है फिर कौन-सा आइडिया आना चाहिए? अब इसी बात को समझाया था गॉस साहब ने। गॉस ने ये बताया था आपको फ्लक्स ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए उस बॉडी के अंदर कितना चार्ज इन्क्लोज़्ड है। इन्क्लोज़ चार्ज से ही फ्लक्स आता है क्योंकि आपको पता है चार्ज से ही फ़ील्ड लाइन्स आती हैं। जितना चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही आपका फ्लक्स ज़्यादा होगा। तब इन्होंने अपना डेफिनिशन दिया था गॉस लॉ में, ठीक है? अब हम लोग सीधा पढ़ते हैं यहाँ पर क्या? गॉस लॉ, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। इन्होंने क्या कहा था? अगर कोई बॉडी सपोज़ ये कोई बॉडी है और इसमें Q चार्ज है, ठीक है ना? तब जो फ्लक्स होगा इस बॉडी से अटैच्ड वो इस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यानी कि चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। ओके, क्या होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द इनक्लोज्ड चार्ज। जो फ्लक्स आता है उसको दूसरी तरह से डिफाइन किया था क्योंकि आपको पता है फ्लक्स डिपेंड करता है चार्ज की वैल्यू पर, ठीक है ना। तब इन्होंने आसानी से अपनी डेफिनेशन लिख दी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू this theorem, this theorem, the flux, the flux, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? फ्लक्स attached to a charged body, to a charged body is equal to the equal to the 1 upon epsilon times of 1 upon epsilon times of the enclosing charge, enclosing charge, ठीक है ना? इनक्लोजिंग चार्ज Q यानी कि फ्लक्स जो होगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द इनक्लोजिंग चार्ज है, ठीक है ना? यहीं से आप फ्लक्स को दूसरे तरह से निकाल सकते हो। दैट इज दैट इज phi इक्वल टू द Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना? ये होगा इनका फ्लक्स को निकालने का तरीका पूरा, ठीक है ना? अब देखो, एक तो फ्लक्स निकालने का तरीका E डॉट ds था, आपने प्रीवियस में पढ़ा, देखो जरा, क्या था? ये देखो, ई डॉट ds, ठीक है? यहाँ पर फ्लक्स क्या हो जाएगा? ई ds cos थीटा है और यहाँ पर जब आप डॉट प्रोडक्ट लगाओगे तो ई डॉट ds आ जाएगा, ठीक है ना? एक तो फ्लक्स आप ऐसे निकाल सकते हो और उसी बॉडी से अटैच्ड फ्लक्स आप कैसे निकाल सकते हो? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हो ना? तब आप इसको कंबाइन कर लो, कैसे? नाउ इसी गॉस लॉ को ही कंबाइन करके लिख सकते हो। नाउ पाई इक्वल टू द ई डॉट ds, एक तो ये होता है फ्लक्स का निकालने का तरीका, इक्वल टू द अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q जो होगा वो इनक्लोज चार्ज होगा। जो बॉडी के अंदर जितना भी चार्ज होगा उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स कर दीजिएगा, आपका फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है ना? ये मेथड यानी कि ये लॉ ही आपको निकलवाएगा फील्ड इंटेंसिटी। जैसे
यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दे रखी है ई, ठीक है? अगर आपको एरिया मिल जाए, चार्ज मिल जाए, एप्सिलॉन नॉट मिल जाए तो आप ई को निकाल सकते हो आसानी से। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको ना गॉसियन सरफेस समझना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अब नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका गॉसियन सरफेस। कैसे निकालोगे फील्ड वो भी हम बताएँगे, ठीक है? तो चलिएगा हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है? गॉसियन सरफेस क्या होता है? देखिएगा, कुछ नहीं एक सरफेस है, एक इमेजिनरी सरफेस है जो किसी बॉडी किसी चार्ज्ड बॉडी के अराउंड में ट्रेस किया गया है, ठीक है? किसी भी चार्ज्ड बॉडी के सराउंडिंग एक ऐसा सरफेस बनाया जाता है, एक इमेजिनरी सरफेस बनाया जाता है, जिस सरफेस के सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आपके पास ये कोई पॉइंट चार्ज था Q, ठीक है? और आपको इस पॉइंट चार्ज Q से कुछ डिस्टेंस r पर क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, ठीक है ना? ये जो गॉसियन सरफेस का यूज़ कहाँ करेंगे मैं वो समझा रहा हूँ। सपोज़ कोई पॉइंट चार्ज है Q और इससे r डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट है केवल P और इसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना हो जाए। तब आप क्या करोगे एक गॉसियन सरफेस बनाओगे और गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जो इस चार्ज्ड बॉडी को इन्क्लोज कर दे, क्या कर दे? इस चार्ज बॉडी को पूरा का पूरा घेर ले और इस पी पॉइंट से पास होता हुआ जाए और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस तरह से सरफेस बनाओ ताकि उस पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट की जाए वो इक्वल आए। तब आप खुद बताओ ऐसा कैसा सरफेस होगा इस पॉइंट के लिए? अब इस पॉइंट के लिए जो सरफेस होगा वो स्फीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्फीयर, ठीक है ना? कुछ नहीं, आपको जब भी गॉसियन सरफेस बनाना हो तो क्या करो, उस चार्ज्ड बॉडी को या तो ज़ूम इन कर लो या ज़ूम आउट कर लो। मतलब उसको इतना ज़ूम करते जाओ कि वो पॉइंट को टच कर दे या थोड़ा-सा ज़ूम कम करते चले जाओ तो किसी अगर अंदर पॉइंट हो तो पॉइंट अंदर की तरफ टच कर जाए। कहने का मतलब है सिमेट्रिकल टू द बॉडी ही सरफेस होता है। देखिएगा, बॉडी भी एक स्फीयर ही तो है, छोटा-सा सही, पॉइंट भी तो एक स्फीयर होता है, बहुत छोटा अगर लिया जाए। पॉइंट चार्ज मतलब एक छोटा-सा पार्टिकल ले लो, अब वो पार्टिकल भी तो एक स्फीयर होता है। अब उसी स्फीयर को थोड़ा-सा बड़ा स्फीयर कर लिया, इतना बड़ा कि P पॉइंट से पास होता हुआ जाए। ये पॉइंट क्या है? P है, ठीक है ना? समझ गए ना? तो गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है, एक इमेजिनरी सरफेस होता है, जो किसी चार्ज्ड बॉडी को इन्क्लोज़ करता है और उस चार्ज्ड बॉडी को जब इन्क्लोज़ करता है, तो उस सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर फ़ील्ड की इंटेंसिटी अगर निकालनी हो, तो वो कितनी आती है? आपकी सेम आनी चाहिए। तो चलिएगा लिख लीजिएगा, गॉसियन सरफेस अराउंड अ चार्ज ऐसे ही लिख लेते हैं, यहाँ पर ही लिख लेते हैं। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस अराउंड अराउंड a charged body, a charged body is the surface such that is the surface such that the field intensity such that the electric field intensity at the every point on the surface every point on the surface is every point on the surface यहाँ पर पढ़ लो जरा गॉसियन सरफेस अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी इज द सरफेस सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस मस्ट बी सेम मस्ट बी सेम ठीक है ना सभी पॉइंट पर जो फील्ड की इंटेंसिटी है वो क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए ठीक है ना आपको ये मैंने यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल लेके समझा दिया ठीक है ना तो आप लोगों को कुछ पॉइंट्स भी याद रखने पड़ेंगे कौन कौन से पॉइंट एक पॉइंट की चार्ज बॉडी इसकी प्रॉपर्टी अगर मैं देखूं
चार्ज्ड बॉडी को इनक्लोज करे, ठीक है ना? और उस पॉइंट से पास होता हुआ जाए जिस पॉइंट पर आपको फील्ड इंटेंसिटी पर कैलकुलेट करनी हो। और ऐसा होना चाहिए कि फील्ड की जो फील्ड आएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सभी पॉइंट पर वो क्या आ जाए इक्वल, मतलब इस सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर आप फील्ड की इंटेंसिटी पता करने जाओगे तो वो एक इक्वल ही आएगी, ठीक है ना? वही मैंने लिख दिया, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही प्रॉपर्टी ही इसकी डेफिनिशन है। अगर दूसरा पॉइंट लिखना चाहोगे तो क्या होगा, गॉसियन सरफेस मस्ट पास टू द पॉइंट पी या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है? तो आप दूसरा पॉइंट भी लिख लो, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, सरफेस must pass to the point of observation या point of observation, ऑब्जर्वेशन पी, ठीक है? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी, जिस पॉइंट पर हमें फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है उसी पॉइंट पर हमें ये सरफेस को पास होता हुआ दिखाना है, ठीक है ना? इतना आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और चार्ज को इनक्लोज करना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना? अब देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर थिंग क्या होगी, गॉसियन सरफेस समझ लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ लिया, उसके टाइप समझ लिया आप लोगों ने, ठीक है ना? अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन सरफेस, और एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन सरफेस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे फील्ड लाइंस निकालें, फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे अलग अलग बॉडी के लिए, ठीक है ना? तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाय बाय।